अमेरिका के नेवाक से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की बुधवार को स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। एयर इंडिया के विमान ने अमेरिका के नेवाक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही विमान के इंजन 2 से फ्यूल लीक होने लगा। लीकेज की वजह से विमान के एक इंजन को बंद करना पड़ा। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विमान आसमान में ही था और उसमें 300 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्यूल लीक की घटना के बाद पायलट्स ने वहां से सबसे करीब स्वीडन के स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। अच्छी बात यह रही है कि विमान या उसमें सवार किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए सीएम खट्टर ने करीब 1,84,000 करोड़ का बजट पेश किया। सीएम खट्टर ने बताया कि 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए बजट में 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं कृषि गतिविधियों में ड्रोन अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8.5 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की। आरोपी युवक हैंडबैग और सूटकेस में पैसे लेकर जा रहा था। असम के डिब्रूगढ़ में बेमौसम ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ओलों के कारण कई घरों की छत भी टूट गई, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे और उनकी फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी पवन खेड़ा को खींचकर अपने साथ ले जाते दिखे। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। पवन खेड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप है। उनके खिलाफ असम में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। और जिस समय दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, उस वक्त तमाम कांग्रेस नेता भी प्लेन में मौजूद थे जो पवन खेड़ा के साथ रायपुर जाने वाले थे। और जब उन्हें पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर मिली, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर, तो आप इलीगैलिटी करते। कांग्रेस नेताओं ने पवन खेड़ा की रिहाई के लिए जोरदार हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनको अपने साथ ले गई। इससे गुस्साए कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पर उसी फ्लाइट के आगे धरने पर बैठ गए जिस फ्लाइट से वो रायपुर जाने वाले थे। और असम पुलिस पवन खेड़ा को असम ले जा पाती उससे पहले ही कांग्रेस हरकत में आ गई। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा को बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अलग अलग जगह सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत देने की मांग की थी, जिसका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने विरोध किया। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा की जुबान फिसल गई थी। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इसे जानबूझकर दिया गया बयान बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। वहीं ऐश्वर्या भाटी ने उनके इस बयान को समाज में असंतोष फैलाने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को छोड़ दिया है। रिहाई के बाद द्वारका कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इस महान देश के लोकतंत्र पे पूरा मेरी और मेरी पार्टी की और मेरे नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को तानाशाही बताया।
और पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, पहले ईडी ने रायपुर में छापामारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार को घेरा और इसे हिटलर शाही बताया। उन्होंने कहा कि आज मीडिया चेयरमैन को जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलर शाही बना दिया। हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के अधिवेशन से डर गई है। उसको वहाँ से प्लेन से उतारा जाना है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत स्थिति खराब है, देश की बदनामी पूरे मुल्क में, दुनिया मुल्कों अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के मुल्कों में बदनामी हो रही है। कांग्रेस के आरोपों से घिरी बीजेपी भी बचाव में उतर आई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जहाज के आगे धरना देकर गुंडागर्दी की है। आम साधारण आदमी जो टिकट लेकर आज जहाज पर सवारी करना चाहते हैं, आज आपने उनके जहाज को भी रोकने का काम कर दिया। मुझे लगता है ये सबसे निचले स्तर की गंदी राजनीति है। अब ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे में केटरिंग का जिम्मा संभालने वाली आईआरसीटीसी ने खाने पीने के सामान की लिस्ट तैयार की है। आईआरसीटीसी की इस लिस्ट में 70 पकवानों के नाम हैं जो ट्रेनों में परोसे जाएंगे। इतना ही नहीं, ये सारे पकवान चलती ट्रेन में ही तैयार किए जाएंगे और यात्रियों को गर्मा गर्म परोसे जाएंगे। अभी ट्रेनों की पैंट्री में खाने के अलावा सिर्फ समोसा, ब्रेड पकोड़ा और कचौड़ी ही बनाई जाती है। इसलिए पकवानों की नई लिस्ट बनाते वक्त आईआरसीटीसी ने कई राज्यों के लोकल टेस्ट को भी तरजीह दी है। आईआरसीटीसी की लिस्ट में बिहार का लिट्टी चोखा और बंगाल की झालमुड़ी शामिल है। साथ ही महाराष्ट्र की भेलपुरी और साउथ इंडियन उपमा, वड़ा और इडली भी अब ट्रेनों में मिलेगी। साथ ही ढोकला, पोहा, पाव भाजी, चिली पनीर और दाल बाटी चूरमा जैसे पकवान भी ताजा बनाकर परोसे जाएंगे। आईआरसीटीसी की नई लिस्ट में मोमोज, स्प्रिंग रोल्स और नूडल्स भी शामिल है। आईआरसीटीसी की लिस्ट में पकवानों के नाम के साथ उनकी कीमत भी तय की गई है। इजराइल की बॉर्डर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिख रहे थे। बताया गया कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें 11 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां पर इजराइल की सेना ने रेड की वो वेस्ट बैंक का नबलुस इलाका था। सामने आई तस्वीरों में इजरायली सैनिक नबलुस की सड़कों पर खुद को बचाते हुए फायरिंग करते दिखे। इस दौरान वहां जबरदस्त गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की ये स्ट्राइक करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान इजराइल के सैनिकों पर छतों से भारी गोलाबारी की जा रही थी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने रॉकेट दागे। जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, उन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस स्ट्राइक में इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर भी मारे गए। इजरायली सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि वो आतंकी हमले की आशंका के बीच संदिग्ध उग्रवादियों को हिरासत में लेने गई थी। नबलुस में कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को घेर लिया गया था और तभी इजरायली सेना पर गोलीबारी होने लगी। और जानकारी ये भी है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना की कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से भी रॉकेट हमले किए गए। गाजा पट्टी से जो 6 रॉकेट दागे गए थे, उनमें 5 को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया था। बताया गया कि नबलुस में इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद आतंकी संगठनों ने गाजा से रॉकेट दागे और फिर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में भी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। First, the United States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation. अमेरिका ने कहा इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के नागरिक सुरक्षित रहने के हकदार हैं। यहां लद्दाख में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया मिशन के तहत भारतीय सेना ने द्रास में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस खास टूर्नामेंट को देखने कई लोग ग्राउंड पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने 2 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। स्वास्थ्य विभाग न होने के कारण दोनों महिलाओं को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया।
लखनऊ में एक्साइज टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए अधिकारियों ने शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के सासाराम में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी में 57 डिब्बे थे, जिनमें 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। चंडीगढ़ में मुस्लिम संगठनों के एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई फैसलों की जमकर तारीफ की। मुस्लिम नेताओं के इन बयानों को पीएम मोदी और बीजेपी के प्रति बदलते नजरिए के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव के मंच पर मौजूद मुस्लिम नेताओं ने ट्रिपल तलाक जैसे फैसलों के लिए मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि इस्लाम भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को नहीं मानता। अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन अध्यक्ष तारिक अहमद ने कहा कि मोदी सरकार के फैसले से महिलाओं को नई शक्ति मिली है। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, खासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए। मंच पर बैठे पसमानदा मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर फयाज फैजी ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश का पहला सेक्युलर पीएम बताया। बहुत अच्छे विचार हैं, वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो। मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसले लिए वो किसी धर्म के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि देश के नागरिक के बारे में सोचकर लिए। मुस्लिम समुदाय में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने विपक्ष की उम्मीदों को जोर का झटका दिया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कई नेता अब भी मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से कट्टर नेताओं के झांसे में नहीं आने की अपील की। कार्यक्रम में शामिल सूफी इस्लामिक बोर्ड के मंसूर खान ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताते हुए कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज ए लीडर जो है, आज वर्ल्ड ने उनका जो है लोहा माना है। मुस्लिम नेताओं के इन बयानों से साफ है कि 2024 की लड़ाई विपक्ष के लिए और मुश्किल होने वाली है और जिस मुस्लिम समुदाय को कुछ पार्टियां अपना फिक्स्ड वोट बैंक मान बैठी थी, अब पीएम मोदी ने उसमें सेंध लगा दी है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा निशाना। पाकिस्तान को मदद के सवाल पर एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मूल में आतंकवाद है, आतंकियों को पाकिस्तान का समर्थन है। ये बात कही है आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आतंकियों को पाकिस्तान का लगातार समर्थन मिलता रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मूल में ही आतंकवाद है। पाकिस्तान को मदद से पहले लोगों की भावनाओं को देखना होगा। अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब तक की दावेदारी से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की टक्कर भारतीय मूल के नेताओं में ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय मूल के उद्योगपति विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश की है। अपनी दावेदारी पेश करते वक्त रामास्वामी ने चीन पर अमेरिका की निर्भरता खत्म करने का वादा किया। विवेक रामास्वामी रोएवेंट साइंसेस और स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं और उनकी संपत्ति 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पहले भारतीय मूल की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। और आपको याद ही होगा कि कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में हजारों की संख्या में अमृतपाल सिंह के समर्थक अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर जमा हुए थे। इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों ने तलवारों और डंडों के साथ हंगामा किया। तलवार से थाने के बाहर पुलिस वालों पर हमला किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो वो उसे तोड़कर थाने के अंदर घुस गए और तलवार और डंडों के साथ थाने पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों ने कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ बुरी तरह मारपीट भी की। उपद्रवियों के आगे पुलिस बेबस नजर आई और जान बचाकर भागती दिखी। थाने के अंदर अमृतपाल के समर्थक बंदूक और गोलियों से लैस दिखे।
अमृतपाल सिंह और उसके साथी लवप्रीत तूफान पर मारपीट के आरोप के तहत अमृतसर के अजनाला थाने में ही एफआईआर दर्ज की गई है। इसी को लेकर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने पुलिस को धमकी दी है। अपने समर्थकों के साथ मीडिया के सामने आए अमृतपाल सिंह ने कहा है कि यदि उसके साथी को पुलिस नहीं छोड़ती है और केस खत्म नहीं करती है तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अमृतपाल ने पुलिस से कहा है कि वो उसके समर्थकों को हाथ ना लगाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ नहीं, सारे बंदे रिहा करने हैं। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि उसके साथी के ऊपर बस राजनीतिक मकसद से केस दर्ज किया गया। अमृतपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम पुलिस को दिखाने आए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जे सानू करनगे फिर असीं फैसला करांगे बैठ के कि की कर रहे। अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल, उसके साथी लवप्रीत तूफान समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ कथित रूप से एक शख्स को अगवा कर पिटाई करने के आरोप में मामला दर्ज है। और इस मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल सिंह का जो दबाव है वो पुलिस पर काम आता दिख रहा है। पुलिस ने कल उसके साथी लवप्रीत तूफान सिंह को रिहा करने का ऐलान किया है। पुलिस ने कहा कि अमृतपाल सिंह ने इस बात के सबूत पेश किए हैं। उसके मुताबिक तूफान सिंह घटनास्थल पर नहीं था और अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसएसपी ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी भी बनाई है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भारत यात्रा पर आएंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स शनिवार को 2 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान शोल्स पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फीले तूफान के बाद 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। तूफान की वजह से कई यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। अमेरिकी मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के अरकानसास शहर में एक प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। चीन के इनर मंगोलिया में कोयले की खदान धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 900 बचावकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में 3 बदमाशों ने एक युवक को दिन दिहाड़े गोली मार दी। ये हमला तब किया गया जब पीड़ित शख्स एक्सरसाइज करने के बाद जिम से बाहर निकल रहा था। जहां पहले से ही 3 हमलावर उसका इंतजार कर रहे थे। ये पूरी वारदात बिल्डिंग के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पीड़ित युवक जिम के बाहर जमीन पर गिरा दिखाई दिया। एक हमलावर जमीन पर गिरे युवक को लाठी से पीटता दिखा। जबकि दूसरा हमलावर अपनी दुनाली बंदूक में गोली भरने में बिजी था। इसी बीच दूसरी ओर से तीसरा हमलावर आया, जिसने सफेद कैप पहन रखी थी। कैप वाले हमलावर के हाथ में पिस्तौल थी और उसने जमीन पर गिरे नौजवान पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। इसके बाद सफेद कैप वाला हमलावर वहां से चला गया, जबकि एक हमलावर लाठी से लगातार पीड़ित पर प्रहार करता रहा। लाठी वाला हमलावर जैसे ही हटा, बंदूक वाले ने पीड़ित को अपने निशाने पर ले लिया। और बताया गया कि घायल युवक इलाके के पूर्व पार्षद का भाई है और इसका नाम गजेंद्र उर्फ लाला पहलवान है। हमलावरों के फरार होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने बुरी तरह जख्मी लाला पहलवान को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने लाला को 5 गोलियां मारी हैं और उसकी हालत गंभीर है। आसपास के लोगों ने बताया कि हमलावर काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। दिन दहाड़े फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अफसर भी मौके वारदात पर पहुंचे और तफ्तीश की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश में जुटी है। पूछताछ की जा रही है, उनके पास दूसरी टीम भेजी हुई है, आरोपियों को पता लगते ही कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम का सदन आज भी जंग का मैदान बन गया। एमसीडी का मेयर चुने जाने के बाद बीती रात सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आज सुबह 5 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन इस दौरान भी हंगामा जारी रहा।
बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता माइक तोड़ती दिखी। चौथी बार कार्रवाई शुरू होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद फिर से आपस में भिड़ गए। महापौर की सीट के पास दोनों पार्टियों की महिला पार्षद एक दूसरे से हाथापाई करती दिखी। महिला पार्षद एक दूसरे को धक्का देती नजर आई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचावकर महिला पार्षदों के झगड़े को शांत कराया, लेकिन झगड़ा शांत होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बुधवार रात स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के कारण फंसा रहा था। और आज सुबह जब दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई तो नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने दोनों पार्टियों के पार्षदों को स्टेज पर नहीं आने की चेतावनी दी। लेकिन मेयर की चेतावनी के बावजूद पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के पार्षदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पार्षद सदन में स्टेज पर चढ़ गए। इस दौरान बैलेट बॉक्स को नीचे फेंक दिया गया। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल ने बैलेट पेपर फाड़ डाला। एक महिला पार्षद ने स्टेज पर मौजूद पोडियम को भी गिरा दिया। हालांकि इससे पहले मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को एक एक कर स्टेज पर आकर वोटिंग करने की चेतावनी दी थी। जाएगा एक एक करके, आप लोग आएंगे और वोट डालेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, कोई भी सदस्य स्टेज पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन पार्षद हंगामा करने और स्टेज पर चढ़ने से बाज नहीं आए, जिस वजह से मेयर को बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामा नहीं रुकने पर आखिरकार सदन की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक बार फिर अटक गया। बीजेपी पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव नए सिरे से कराने की मांग पर अड़े रहे और अपनी मांग को लेकर बीजेपी के पार्षद मेयर के लिए बने स्टेज पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मतदान के लिए बने बूथ को भी गिराने की कोशिश की गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। मेयर के मुताबिक एमसीडी सचिव के पास कुल 300 बैलेट थे, जिनमें से 55 बैलेट इस्तेमाल किए जा चुके थे। फिलहाल 245 बैलेट ही बचे हैं। ऐसे में 250 सदस्यों का री इलेक्शन 245 बैलेट में नहीं हो सकता है। जहां चुनाव रुका था वहीं से शुरू करना होगा, लेकिन बीजेपी के पार्षद इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच हंगामे से थके कुछ पार्षद सदन में बेंच पर सोते हुए भी दिखे। दिल्ली नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने आरोप लगाया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके लिए शैली ओबरॉय ने ट्वीट किया और लिखा कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी की हद है कि वो एक महिला मेयर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों पर सदन और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेयर के ऊपर अटैक का वीडियो। ये देखिए, ये मेयर बैठी हुई है, इस तरह से देखिए। मेयर ने कहा कि सदन में जो भी तोड़फोड़ हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर नुकसान की भरपाई जिम्मेदार पार्षदों से की जाएगी। जो नुकसान हुआ है, अभी तक तोड़फोड़ हुई है, वीडियो फुटेज। दिल्ली के मेयर ने कहा कि बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता और अमित नागपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की मेयर के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शैली ओबरॉय पर गलत तरीके से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का आरोप लगाया और इसलिए बीजेपी के पार्षद दिल्ली नगर निगम के सदन के बाहर धरना देते दिखे। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मोबाइल लेकर आ गए थे और ऐसा करके वोटिंग की गोपनीयता भंग की गई। ये सीक्रेट वोटिंग है, इसमें मोबाइल ले जाना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसलिए बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान अब तक वोटिंग को निरस्त करने और फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रही है। जो लोग मोबाइल लेकर के यहाँ पर आए थे, जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोट कैंसिल किए जाए। इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, उन्होंने हंगामा शुरू किया। हालांकि मेयर का कहना है कि 45 से ज्यादा सदस्यों की वोटिंग के बाद मोबाइल का मुद्दा उठाया गया। 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।
लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जिन पार्षदों को दिल्ली वालों ने अपने मतों से जिताया, उन्होंने सदन में जो हरकत की वो शर्मसार करने वाली थी। और इससे पहले कल रात एमसीडी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय के जीतने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बवाल शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में बुधवार रात भर हंगामा करते रहे। दोनों तरफ से जबरदस्त शोर शराबा किया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जबरदस्त हाथापाई हुई। सदस्य बेंच पर चढ़ गए और विरोधी दल के पार्षदों से दो दो हाथ करने लगे। एक दूसरे पर खाली बोतलें फेंकी गई। इतना ही नहीं, एक पार्षद के हाथ में कटोरा भी दिखा। बीजेपी पार्षदों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी महाभारत बुधवार को रात भर चली। इस दौरान हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामे के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ वीडियो दिखाए और बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता ने सदन में हाथापाई की। बीजेपी का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत सदन में हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी हार के डर से सदन में हंगामा कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव टालना चाहती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवारवाद में घिर चुकी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। वहीं यूपी विधानसभा में आज विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो प्राथमिकता है वो सरकार नहीं करना चाहती। कानपुर की केशवपुरम में आज सरकार का बुलडोजर गरजा। प्रशासन के मुताबिक इलाके की कई इमारतें पास मानकों और नक्शे से अलग बनाई गई थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जालौन में एक सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी नेता सत्तार मंसूरी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक खेत से लौटते समय उनकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हरिद्वार से एक युवक के ट्रक के नीचे कूदकर खुदकुशी करने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में युवक ट्रक के सामने कूदता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद मृतक के परिवार ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने बेटे को पिछले 3 साल से घर में कैद कर रखा था और इसकी वजह थी कोरोना वायरस का खौफ। क्योंकि महिला को डर था कि घर से बाहर निकलने पर कहीं उसके बेटे को कोरोना ना हो जाए, इसलिए गुरुग्राम के मारुति विहार इलाके में महिला ने अपने 11 साल के बच्चे को अपने साथ घर में ही कैद कर लिया। काल शुरू हुआ, कोरोना में लॉकडाउन लगा, उसके बाद से ही वो इसी घर के अंदर थी और लगभग 2.5 साल तक खुद भी घर से बाहर नहीं आई, बच्चे को भी नहीं आने दिया। बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए महिला के जहन में ऐसा डर बैठ गया था कि वो आसपास रहने वालों से बात करना तो दूर, बच्चे के पिता को भी घर में नहीं आने देती थी। जो महिला का पति है उसको भी ये महिला अंदर नहीं आने देती थी, क्योंकि वो ड्यूटी जाने लगा था और उसको ये डर था कि ये बाहर जाता है, इसको कोरोना हो गया तो हम सबको कोरोना हो जाएगा, और इसी डर से वो अपने बेटे को इसी घर के अंदर कैद रखती थी। कोरोना काल से घर में कैद मां और बच्चे की जरूरत का सामान बच्चे के पिता पहुंचाया करते थे, लेकिन ऐसा वो कब तक करते। 3 साल बाद उनका सब्र टूट गया और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
और तब पुलिस की टीम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मारुति विहार के उस फ्लैट पर पहुंची जहां मां और बेटा कैद थे। घर के अंदर के हालात काफी खराब थे। घर के अंदर सामान ऐसे फैला था जैसे कई दिनों से कूड़ा करकट बाहर नहीं निकाला गया हो। क्योंकि घर काफी दिनों से बंद था और अंदर बीमारी वगैरह के फैलने का भी खतरा था, इसलिए रेस्क्यू टीम पूरी एहतियात के साथ वहां पहुंची थी और सबके चेहरे पर मास्क था। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मां और बेटे को बाहर निकाल कर लाई। वैसे वो स्टेबल थे, लेकिन साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल स्टेटस वाज सो बैड कि लास्ट में डिसाइड किया गया कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, ना मॉनिटरिंग ना केवल मॉनिटरिंग बल्कि ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे वर डिनाइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। एक बीमारी के खौफ ने एक मां के जहन को बीमार बना दिया था और उस पर डर ऐसा हावी हुआ कि उसने अपने बच्चे को भी आम लोगों की दुनिया से दूर कर दिया। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जेल अफसरों के सामने खड़ा होकर रोता दिखाई दिया। बताया गया कि मंडोली जेल के जेलर और दूसरे ऑफिसर्स सुकेश की सेल की तलाशी लेने पहुंचे थे और तलाशी के दौरान अपनी कोठरी के एक कोने में खड़ा सुकेश जेलर दीपक शर्मा के सामने सिसक कर रोने लगा। इस आंसू कांड से पहले के वीडियो में सुकेश अपने कमरे में लेटा नजर आया और जैसे ही जेलर और दूसरे अफसर उसके कमरे में घुसे, वो फटाक से उठकर खड़ा हो गया। इस वीडियो में उसके कमरे में बनी सीमेंट की अलमारी बैग और सामान से भरी नजर आई। कुछ सवाल जवाब के बाद तलाशी लेने पहुंची टीम सुकेश के कमरे के अंदर दाखिल हो गई और चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस तलाशी के दौरान एक जवान ने मेटल डिटेक्टर से सुकेश की जांच की और सुकेश अपने दोनों हाथ फैलाकर तलाशी में सहयोग करता दिखा। दूसरा जवान कमरे में बने बाथरूम में मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने में जुट गया। दरअसल ये वीडियो सुकेश चंद्रशेखर के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की है। मंडोली जेल प्रशासन के मुताबिक सुकेश के कमरे में 2 सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिनसे उस पर नजर रखी जाती है और तलाशी की पूरी कार्रवाई भी इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में 2 कर्मचारी सुकेश के बिस्तर को खंगालते दिखे। दोनों ने पहले तो मैट्रेस पर बिछी चादरों को हटाकर उनकी पड़ताल की, फिर जमीन पर बिछी मैट्रेस को हटाकर उसकी भी जांच की। इस दौरान सुकेश एक कोने में हाथ बांधे सारी कार्रवाई देखता रहा। तलाशी के दौरान सुकेश के बिस्तर से कुछ किताबें और डायरी भी मिली, जिसे जेल कर्मी उलट पुलट कर देखते नजर आए। तलाशी अभियान के दौरान सुकेश के कमरे की हर चीज की पड़ताल की गई। यहाँ तक कि एक डंडे में आईना लगाकर सुकेश की कोठरी के छज्जे की भी जांच की गई। सुकेश के कमरे का कोना कोना खंगालने के बाद पूरी टीम जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट गई। टीम के लौटते ही कोने में खड़ा सुकेश फूट फूट कर रोने लगा और हाथों से अपने आंसू पोंछता दिखा। सूत्रों के मुताबिक इस तलाशी के दौरान जेल अधिकारियों को सुकेश के कमरे से लग्जरी फैशन ब्रांड गुची के सैंडल मिले, जिनकी कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। साथ ही 2 महंगी जीन्स भी मिली, जिनकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 139 अंक लुढ़क कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 43 अंक फिसलकर 17,511 के पास पहुंचा। फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती गर्मी के चलते गोभी की फसल खराब हो रही है, वहीं गेहूं की लंबाई सामान्य से आधी रह गई है। यूपी के देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 278 जोड़ों की शादी करवाई गई। योजना के तहत हर जोड़े की शादी के लिए 51,000 रुपए खर्च किए गए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग यी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जबकि वांग यी और पुतिन के बीच मुलाकात में दोनों के बीच गर्मजोशी दिखी और उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्व की जमकर तारीफ की। Коллеги, мы очень рады видеть вас в России. Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशी मामलों पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी वांग यी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने जा रहा है और चीन का दावा है कि जल्द ही शी जिनपिंग इस युद्ध को लेकर एक शांति योजना पेश करने जा रहे हैं। लेकिन चीन ने अभी तक यूक्रेन युद्ध की निंदा नहीं की है और इसी को आधार बनाकर अमेरिका का कहना है कि चीन रूस को अब हथियारों की सप्लाई कर सकता है। बाइडेन प्रशासन ने चीन को चेतावनी भी दी है।
वहीं वांग यी ने इशारों में ये भी कहा कि चीन और रूस दोनों ही वैश्विक मामलों में अमेरिका की दादागिरी का जवाब देना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के सामने एक शांति भाषण देंगे। ये भाषण जिनपिंग यूक्रेन के युद्ध के ठीक 1 साल पूरे होने पर देने जा रहे हैं। हालांकि चीन ने अभी शांति प्रस्ताव का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि जिनपिंग की योजना में सीज फायर भी है। इसमें पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रोक शामिल हो सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन के राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध को रुकवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने उन्हें झटका दे दिया है। जेलेंस्की ने चीनी राष्ट्रपति की शांति योजना को खारिज कर दिया है।